नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और अब बिग बुलेटिन की शुरुआत हो रही है। बिग बुलेटिन में आज हम लोग एक राजनीतिक घटनाक्रम जो जिला पंचायत चुनाव को लेकर के शुरू होने वाला है, उसको हम लोग विभिन्न मुद्दों पर अलग अलग दिनों पर चर्चा किया करेंगे। और आज उस चर्चा की शुरुआत आज की बिग बुलेटिन से हो रही है। आज की इस डिबेट में भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे पार्टी के नगर अध्यक्ष विकास पांडे, समाजवादी पार्टी से राधेश्याम है, नवरंग सिंह जी हैं और कौशलेंद्र यादव जी हैं। कांग्रेस से श्री कृष्ण गौतम जी हैं, पार्टी के वरिष्ठ नेता। और व्यापार मंडल के नेता अनुपम अग्रवाल आज की डिबेट में जुड़े हैं बुधवार को। हम लोगों ने था डिबेट का उस समय ही उसमें ही हमने बड़ा स्पष्ट किया था कि जो आने वाली जिला पंचायत है उसमें क्या हम फिर उसका छाप जिला पंचायत सदस्य चुनने का गौरव प्राप्त करेंगे। और निश्चित रूप से ऐसा होता नहीं, क्योंकि बिग बुलेटिन या डिबेट का विषय फर्रुखाबाद में ही पहली बार हो रहा है। लोग निरक्षर चुन जाते हैं, उठा छाप चुन जाते हैं और उनके बारे में उनकी चर्चा कोई नहीं करता। आज हम सारे लोग, कांग्रेस के लोग, भाजपा के लोग, सपा के लोग, अपने अपने ढंग से उन महानुभावों की प्रशंसा करेंगे जो बड़ा गौरवान्वित है। इतनी बड़ी जो जिला की पंचायत है, जिले की सबसे बड़ी संस्था है, यहाँ से जिले की योजनाएं लागू होती हैं विभिन्न क्षेत्रों में। जो केंद्र की और प्रदेश की योजनाएं हैं उनका हिस्सा जिलों उनके क्षेत्रों पहुंचता है। हम उन सारे जो जो इस समय के जिला पंचायत सदस्य हैं जिनके आगे कॉलम में लिखा है शैक्षिक योग्यता निरक्षर, हम उनकी चर्चा करेंगे, उनकी प्रशंसा करेंगे। ये जो 2020 का वर्ष चल रहा है और उस दौरान हम फर्रुखाबाद के लोग बहुत अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। ये महादेवी वर्मा की नगरी है, जहां छायावाद की इस कवित्री ने पूरे देश में फर्रुखाबाद का नाम रोशन किया। उस फर्रुखाबाद की जिला पंचायत में जो 30 सदस्यीय जिला पंचायत है उसमें 9 माननीय सदस्य निरक्षर और ये कहना पड़ेगा ऐसे लोगों को डिमोलिश करने के लिए, डिमोलाइज करने के लिए, ये करना पड़ेगा, डिमोलाइज करने के लिए कि हम बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं अपने उन 21 सदस्यों की नहीं, उन 9 सदस्यों की जिनके कॉलम में लिखा है निरक्षर, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, जो अंगूठा छाप है। और ये संदेश अभी जब ताना बाना बुना जा रहा है जिला पंचायत चुनाव का, लोग होर्डिंग लगा करके संदेश दे रहे हैं कि हम भी इस सीट से दावेदार हो सकते हैं, तभी से ये संदेश विभिन्न क्षेत्रों में चला जाना चाहिए कि अब अंगूठा छाप और निरक्षर, काला अक्षर भैंस बराबर जैसे मानने वाले लोगों का दोबारा वापस आने वाला नहीं। और ये चीजें, ये संदेश पूरी तरह से चला जाना चाहिए। 9 सदस्य निरक्षर हैं। किस तरह से, किन शब्दों में हम लोग तारीफ करें ऐसे सदस्यों की जो तत्कालीन, और साक्षरता की स्थिति देखिए आप, तमाम योजनाएं चलती हैं, बड़े बड़े अच्छे अच्छे भाषण होते हैं, गौतम जी, अनुपम जी, बड़े 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 अच्छे अच्छे भाषण होते हैं। और तत्कालीन कायमगंज के जो विधायक थे अजीत कठेरिया साहब, उनकी पत्नी निरक्षर है, जिला पंचायत अध्यक्ष भी बन गई। कितना गौरव का विषय है कि एक विधायक जो भाषण देता है विभिन्न शैक्षिक योजनाओं को लेकर के, उसकी पत्नी निरक्षर ना। हम जो कंपिल क्षेत्र के नगर पंचायत के अध्यक्ष उदयपाल जी, उनकी पत्नी गीता, उनके आगे भी निरक्षर लिखा है। नवाबगंज द्वितीय से ज्ञान देवी कठेरिया जो मौजूदा जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, वो भी निरक्षर है। बड़ा गौरवान्वित है हम लोग फर्रुखाबाद के लोग, महादेवी वर्मा की नगरी के लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि इस तरह के
जनप्रतिनिधि हमको मिले हैं जिनके कॉलम के आगे लिखा है निरक्षर, जिनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। नवाबगंज तृतीय से जीती थी अजीत कठेरिया की पत्नी जो विधायक थे उस समय, सौगना देवी, बाद में जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही काफी समय तक, वो भी निरक्षर हैं। रामपाल यादव बहुत बड़े नेता है समाजवादी पार्टी के, मोहम्मदाबाद प्रथम से इनकी पत्नी जीती है सुमन यादव, निरक्षर है, काला अक्षर भैंस बराबर है। बहुत गौरव का विषय है कि ये सारे लोग हैं जिनके नामों की चर्चा हम कर रहे हैं आज, और शायद पहली बार हो रही होगी क्योंकि रजिस्टर में लिख जाता है, उसके बाद में कोई ध्यान भी नहीं देता अगला चुनाव पिछले चुनाव, लेकिन हम बार बार इन्हें दोहराते रहेंगे कि ये 9 सदस्य हमारे निरक्षर हैं। इसके बाद में मोहम्मदाबाद तृतीय से जीती थी गीता देवी, रोहितास की पत्नी है, निरक्षर है। मोहम्मदाबाद चतुर्थ से सुमन लता जीती हैं, ये भी निरक्षर है। कमालगंज द्वितीय से रिंकी कुमारी जीती हैं, छोटे लाल की पत्नी है, निरक्षर है। कमालगंज पश्चिम पंचम से शकुंतला जीती हैं, पत्नी है सील चंद की, ये भी निरक्षर है। शमशाबाद तृतीय से रविंद्र सिंह अखबार जीते, निरक्षर है। ये 9 सदस्य हैं जो जिनकी आज हम प्रशंसा कर रहे हैं अपने शब्दों में, उन्हें याद कर रहे हैं, उनकी 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 यश पताका फहरा रहे हैं कि कितनी योग्यता है वो होते हुए भी जिले की सबसे बड़ी पंचायत के सदस्य चुन गए, जनता ने उनको चुन लिया और 5 साल धीरे धीरे व्यतीत भी हो गए। पिछले दिनों हम लोगों ने चर्चा की थी, यूपी की कैबिनेट ने एक पारित भी किया था कि कुछ शैक्षिक योग्यता कम से कम इंटर जिला पंचायत के लिए कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए, और चीजें भी तय की थी। हालांकि वो अभी तक विधेयक नहीं बन पाया है, कैबिनेट ने उस चीज को, उस प्रस्ताव को मंजूरी दी थी, लेकिन ये चीजें हैं। अब हम ये सही कह रहे थे कि जब जिला पंचायत चुनाव का ताना बाना बुना जा रहा है, वोटर लिस्ट दुरुस्त हो रही है, लोग अपनी अपनी तलवारों में धार लगा रहे हैं, होर्डिंग बैनर लगा के जबरदस्ती शुभकामनाएं दे रहे हैं, तो उस दौरान ही हम कम से कम ऐसे लोगों को निरुत्साहित करने का अभियान शुरू कर दें जो निरक्षर है। अब 2020 से या 2021 में जब भी चुनाव हो, उसके इसके बाद के जो 5 साल आने वाले हैं उनमें हमें इस फर्रुखाबाद के लिए निरक्षर जिला पंचायत सदस्य अब नहीं चाहिए। विकास जी, लग रहा है कि आपको कि अब भी अंगूठा छाप हम लोगों को जनप्रतिनिधि चाहिए, क्या ऐसे लोगों को हम लोगों को प्रोत्साहित करना चाहिए? आज हम लोग ये 9 सदस्यों की प्रशंसा कर रहे हैं और बहुत अच्छी तरीके से प्रशंसा कर रहे हैं, बार बार हम इनके नाम लेना चाहेंगे। गीता देवी हैं, ज्ञान देवी कठेरिया हैं, सगुना देवी हैं, सुमन यादव है, रिंकी कुमारी है, शकुंतला है, रविंद्र सिंह है, ये सारे लोग प्रशंसा के पात्र हैं। इन्होंने अपने जीवन में कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा, ये कभी स्कूल नहीं गए, इनके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, हैं, ये सभी तमाम इनके लिए एडजेक्टिव हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सम्मानित सदस्य हैं जिला पंचायत के, तो आने वाला जो चुनाव है जो झांक रहा है, और बड़े बड़े जो धुरंधर हैं वो तैयारी कर रहे हैं। बताइए क्या कैसी कैसी पृष्ठभूमि है और कैसे कैसे सेना नायक तैयार हो रहे हैं? निश्चित तौर पर आज आपको मैं एक बार पुनः बधाई देना चाहता हूं चाचा जी, और हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि एक आप आवाज कट गई। विकास चेंज करो। क्या आप लोगों को आवाज सुनाई दे रही है? बीच में बोला मत करिए कौशल जी, एडिटिंग में बहुत खराब आता है। हम लोग मोहल्लों गली से बैठ रहे हैं, कोई स्टूडियो में बैठे हैं। हाँ जी जी, ये बहुत नेटवर्क शायद मेरा कुछ दिक्कत कर रहा है, इसलिए कुछ हो सकता है इंटरप्शन है। सबसे पहले तो मैं आपका पुनः बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं चाचा जी कि एक आपने इतना बेहतरीन मुद्दा उठाया है। निश्चित तौर पर ये वाहवाही है उन लोगों के लिए जो आज निरक्षर है, क्योंकि उनकी निरक्षरता ही आज उनकी पब्लिसिटी का कारण बन रही है। तो उन्हें मुझे लगता है कि ऐसे लोग निसंदेह मनी मन बड़े खुश भी हो रहे होंगे कि हमारे माँ बाप ने अच्छा काम किया कि हमें निरक्षर रखा।
या हमारी ये प्रगति का कारण नहीं बना। ये बड़ी शर्म की बात है कि हम लोहिया की कर्मभूमि से आते हैं। ये बड़ी शर्म की बात है, छायाकार की प्रतिबिंब आदरणीय महादेवी वर्मा जी की कर्मस्थली है ये फर्रुखाबाद। ये हमारे लिए ही नहीं, मैं समझता हूँ इस डिबेट में बैठे और इस समाज में बैठे हर व्यक्ति के लिए बेहद शर्म की बात है कि इतने फर्रुखाबाद जनपद का नाम हमेशा इतिहास में दर्ज रहा है और अपनी काबिलियत, अपनी विद्वता की वजह से जिस फर्रुखाबाद का नाम पूरे प्रदेश ही नहीं, पूरे हिंदी जगत में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में जिसका नाम बड़े उत्साह के साथ लिया जाता है, ऐसे फर्रुखाबाद में अगर इस तरीके की गतियां हैं, आपने एक नाम लिया सगुना देवी कटेरिया, मुझे जहां तक जान पड़ता है कि ये वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष भी। आप राजनीति की विडंबना देखिए साहब, कि यहाँ पर राजनीति में सत्ता एन केन प्रकारेण और चंद लोगों के हाथ की कठपुतली है। आप देखिए हम 21वीं सदी में है और आज चंद लोगों के हाथ की कठपुतली है। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है, क्योंकि हम सभी जानते हैं सगुना देवी कटेरिया, सगुना देवी कौन है और किनकी नौकरानी है, ये हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं। विकास कंफ्यूजन हो रहा है। सगुना देवी अजीत कठेरिया की पत्नी, उनका नाम ज्ञान देवी है, जिला पंचायत सदस्य। सॉरी माफी चाहूंगा। ज्ञान देवी जी को लेकर के जो चीज बताई गई, मुझे लगता है कि जहां तक वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और वो किनकी हैं, किनके घर से उनका ताल्लुकात है, ये हम सभी बेहतर जानते हैं और किस वजह से वो अध्यक्ष बनाई गए हैं, वो स्टैंप हैं। आप स्टैंप भी बनाते समय अगर वो थोड़ी सी चिंता कर लेते, स्वयं वो वकालत करते हैं और इतने विद्वान व्यक्ति हैं, और स्वयं वो अपने अगर स्टैंप भी बनाना था तो उन्हें तो कम से कम इतनी स्टैंप बना लेते जो अपने निरक्षर तो ना लिखते, हाई स्कूल इंटर नमा हो सकता था, लेकिन उन्होंने स्टैंप भी अपना बनाते समय इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वो उसे निरक्षरता के पाप को धुल लेते। ये समस्या सर्वव्यापी है, मुझे लगता है कि ये धीरे धीरे खत्म हो रही है। आप देख रहे हो कि समाज में जिस तरीके से जागरूकता आ रही है और साक्षरता के प्रति एक उत्साह व्याप्त हो रहा है। आज एक सबसे पहला सवाल ये करता है, आदमी लड़की के लिए लड़का देखता है तो सबको पढ़ा लिखा कितना है, क्या प्रोफेशनल डिग्री कोई की है कि नहीं की है। आज देखिए, आज समाज ये नहीं देखना चाहता है कि साहब इनके पिताजी साहब बैंक में मैनेजर है, इनके पिताजी साहब बड़े व्यक्ति हैं। आज समाज में ये देखना चाहता है व्यक्ति कि साहब लड़का कैसा है, लड़का क्या करता है, लड़के का क्या वजूद है, कितना पढ़ा लिखा है। अरे साहब नकल वाले कॉलेज से तो नहीं किए हो तुम बेटा। तो वो ये सारी चीजें, मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये समाज में जागरूकता आ रही है और ये जैसे जैसे जागरूकता आएगी वैसे वैसे समाज में फैली ये कुरीति भी अन्य कुरीतियों की तरह दूर भाग जाएगी। लेकिन मैं पुनः एक बात कहूंगा, चाहे कोई राजनीतिक दल हो, चाहे कोई व्यक्ति हो, हर व्यक्ति को बदलाव स्वयं से लाना होगा। चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बसपा के लोग हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे कोई भी दल हो, सबको पहले अपने में बदलाव करना होगा। अनुपम थोड़ा ऊपर उठ के बैठिए, अनुपम जी थोड़ा ऊपर उठ के बैठिए, फिर बोलिए। ऊपर थोड़ा होइए, ऊपर। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए। शेखर जी, सभी को मेरा पहले नमस्कार। मैं आपके बुक बुलेटिन के माध्यम से सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार से मांग रखता हूं कि वह आगामी जो भी चुनाव हो, चाहे प्रधानी के हो, चाहे जिला पंचायत सदस्य के हो, चाहे एमएलए के हो, एक नियम बनाया जाए सर्वप्रथम कि इंटरमीडिएट जो पास होगा वही चुनाव लड़ सकता है और जो इंटरमीडिएट पास नहीं है वह चुनाव नहीं लड़ सकता है। सर्वप्रथम तो देश में ये ऐसा कानून बनाना चाहिए। आज आपने बहुत ही अच्छा विषय रखा है। इस विषय के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो निरक्षर लोग जो है पद पा जाते हैं, उनके नाजायज लोग मतलब उस चीज का फायदा उठाते हैं। जो गैर जिम्मेदार व्यक्ति होते हैं वो उसका फायदा उठाते हैं और ऐसा राजनीति में नहीं होना चाहिए। क्योंकि हाँ गौतम जी। ये सबको नमस्कार करते हुए मैं इस विषय पे ये कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि ये जो बगैर पढ़ाई लिखे लोग हैं, निरक्षर हैं, ये वाकई में एक बहुत बड़ा कलंक है और ये एक अच्छा नहीं लगता है कि हमारे पढ़े लिखे हुए लोगों के ऊपर कोई निरक्षर जो है हमें हमारा वो करे। और यहाँ रही ज्ञान देवी की बात, तो ज्ञान देवी को तो निरक्षर है मगर ज्ञान उन्हें पीछे से कहीं से मिल रहा है
और उसके हिसाब से वो काम करती हैं। और बहरहाल मैं इस चीज का विरोध करता हूँ, और ये वाकई में मैं अनुपम जी की बात का समर्थन करता हूँ कि सरकार को ये नियम लाना चाहिए। अरे नहीं, कम से कम इतना तो साक्षर होना चाहिए। हम किस चीज पे दस्तखत कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में कौन क्या किसके नाम है, ये सारी चीजें पढ़ना तो आना चाहिए। मैं कह रहा हूँ ठीक है, ना हो वो हाई स्कूल इंटर ना हो, मगर कम से कम साक्षर होना चाहिए, जिससे पढ़ाई का लिखाई का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए। और ये अपने फर्रुखाबाद में नहीं, उत्तर प्रदेश में कई एक जिलों में आप देखेंगे तो आपको हर जगह निरक्षर लोग मिल जाएंगे। मगर होता क्या है, ये सिटी का चुनाव तो है नहीं, सिटी में शिक्षा का परसेंटेज ज्यादा है, गांव में जो है शिक्षा का परसेंटेज कम है। और गांव में लोग ये योग्यता नहीं देखते, वहां प्रभाव से, लालच से, दबाव से इस तरह से वोट कर जाते हैं। आप ये देख लो, जब पंचायत का चुनाव होता है तो घर घर में तोड़ियां बांट दी जाती हैं, साड़ियां बांट दी जाती हैं, पैसे दे दिए जाते हैं, 1 महीना खूब दारू पिलाई जाती है, वो किस आधार पे वोट दे देते हैं। ये देखते ही नहीं है किसको हम वोट देने जा रहे हैं, ये साक्षर है कि निरक्षर है, ये हमारे लिए अच्छा होगा कि बुरा होगा। ये चीजें गलत है। इस पे कम से कम मैं ये सरकार से मांग करता हूँ, और ये जो कुछ सुनने में भी आ रहा है, पढ़ने में भी आ रहा है कि सरकार इस तरह का निर्णय लेने जा रही है कि वो उस पे योग्यता का कुछ अपना नियम रखने जा रही है, तो इसको रखना चाहिए। और जब भी ये जो है सारी चीजें बंद हो सकती है, नहीं वरना तो आप देख रहे हैं विधायक तक तो निरक्षर हो जाते हैं। और दूसरी बात, निरक्षर तो छोड़ो, निरक्षर तो फिर भी भला होता है जब गुंडा मुकदमा और जिसपे वो मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर और कहने का मतलब ये सब बन जाते हैं, इनको चुन लिया जाता है, तो क्या कहा जाए साहब। यहाँ तो लोकतंत्र ऐसा ही है, बस जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ। जी शेखर जी, आज आपका टॉपिक मुझे बहुत अच्छा लगा। ये आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और इस पर वास्तव में हल्के फुल्के में नहीं, बड़ी गंभीरता से विचार विमर्श होना चाहिए, और राजनीतिक भाव से नहीं, इसमें भाव कुछ दूसरा चाहिए। हकीकत में ये विषय जो है राजनीतिक महत्व का होते हुए, मेरे ख्याल से कम होते हुए, ये सामाजिक महत्व का कुछ ज्यादा सामाजिक महत्व का इसलिए है कि ये तो क्वेश्चन मार्क सीधा हम खड़ा कर सकते हैं किसी के ऊपर। और मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं कोई निरक्षर हमारा जनप्रतिनिधि बने, कोई एमएलए हमारा बन जाए निरक्षर हो, जिला पंचायत अध्यक्ष बन जाए निरक्षर हो, ये हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि जब हम जनता, जब हम साक्षर की तरफ बढ़ रहे हैं, हम साक्षर हैं। और दूसरे सबसे खास बात तो ये है कि हम इस समय साक्षरता की बात कर रहे हैं तो कितने पिछड़े हुए हैं। जब टेक्निकल एजुकेशन की बात चल रही है, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन की बहस चलती है, और जिस प्लेटफॉर्म पे हम आज आप जुड़ करके बैठे हुए हैं, ये एक टेक्निकल प्लेटफॉर्म है। आप ये समझिए, एक तरह से फिजिकली अगर देखा जाए तो अब इन सब चीजों से इतर हटके अब हम ये सोच रहे कि आदमी अपना कम से कम नाम अब लिख पा रहा हो तो वो हमारा जनप्रतिनिधि बने, तो ये एक बड़ी विडंबना है। इसका मैं समर्थन कतई नहीं करता हूं, लेकिन एक बार ये जरूर सोचना पड़ेगा, इस समाज को सोचना पड़ेगा, इस समाज के ठेकेदारों को सोचना पड़ेगा कि ऐसी स्थिति है क्यों, ऐसी स्थिति है क्यों कि भाई कोई वर्ग, देखिए एससी सीट थी इस बार, और एससी सीट में ऐसा क्यों हुआ? यही जनरल होती, कम से कम बीए एमए पास बैठा होता जिला पंचायत अध्यक्ष पर। तो ये कम से कम ऊपर बैठे हुए लोगों को, नीचे का कम से कम ये एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को भी स्ट्रांग करना पड़ेगा। जो हमारी नीतियां हैं ये सिर्फ क्या है, हवाई नीतियां हैं। आज आप बेसिक एजुकेशन में जाकर के देखें, बेसिक एजुकेशन में क्या हो रहा है, टीचर ड्यूटी कर रहा है, जुलाई से मैं देख रहा हूं बराबर, कोई एजुकेशन नहीं, ऑनलाइन एजुकेशन हो रही है। बता रहे कि ऑनलाइन एजुकेशन, कोई बच्चे गांव में सब घूम रहे हैं, आराम से मौज कर रहे हैं, कोरोना के पीछे आड़ में सब, मतलब जो है कुछ नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा, और सब बारे न्यारे हो रहे हैं। हकीकत ये है, अगर हकीकत में देखा जाए तो जमीनी चीज होनी चाहिए कि एजुकेशनल सिस्टम को स्ट्रांग करना पड़ेगा, बेसिक एजुकेशन कम से कम हमारी स्ट्रांग हो, और गवर्नमेंट को ठोस नीतियां इसमें उठानी पड़ेंगी। और होता क्या है कि जनता की ये मजबूरी होती है कि हमें सरल सुलभ ऐसा आदमी मिल जाए जो हमें आसानी से कहीं पर भी उसको पकड़ लें। और होता क्या है कि थोड़ा पढ़ा लिखा और जटिल जब व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है जनप्रतिनिधि हमारा, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। वो फोन यहीं काट देगा या उसका कोई दूसरा पीए उठाएगा। अरे जरा जरा से प्रधान तक तो अपने वो प्रतिनिधि बनाए घूम रहे हैं,
आप देखिए जरा जरा से होशियार हो गए। तो ये तो स्थितियां हो रही हैं, अब पढ़े लिखे लोगों की ये बात है। और सर्वसुलभ के लिए ही ऐसा हो रहा है इस टाइम पर कि कहीं ना कहीं वो सोच लेता कि ठीक अनपढ़ सही है लेकिन कम से कम हमें पकड़ के मिल जाएगा। तो ये बहुत सारी चीजें इस पर विचार करने की हैं मेरे ख्याल से। लेकिन ये है कि आखिर ऐसा है क्यों? जब दलित सीट हो गई है तो फिर आप देखिए निरक्षर बैठी हुई है। जी जी भारत सरकार में मानव संसाधन मंत्री कक्षा 10 पास जब मानव संसाधन विकास मंत्रालय चला सकते हैं तो ज्ञान देवी कठेरिया भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल सकती हैं। अब हमारे साथी का ये कह देना कि ज्ञान देवी कठेरिया किसी की नौकर हैं, वो वर्तमान में जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, ये उनके अपमान की बात है। रही बात शिक्षा की, सामंतवादी व्यवस्था में दलितों को, गरीबों को पढ़ने का अधिकार ही नहीं मिला हुआ था, तो तमाम लोग निरक्षर बचे हुए हैं। अब सरकार प्रस्ताव पारित कर रही है तो सबसे पहले तो पूरे प्रदेश में 100% साक्षर होना चाहिए, नहीं तो लोगों का हक मारा जाएगा, लोग सत्ता से दूर हो जाएंगे। अब जो 9 मेंबर बिना पढ़े लिखे हैं, महिलाएं हैं, अब महिलाओं का हक मारा जाएगा। आरक्षण खत्म कर दो, महिला आरक्षण खत्म कर दो तो लोग नहीं आएंगे। दलितों का आरक्षण खत्म कर दो, अपने आप बाहर हो जाएंगे। तो इनको सत्ता से दूर रखने का ये सबसे बढ़िया तरीका है। तो पहले 100% लोगों को साक्षर बनाओ, तब ये कानून लाओ, हमारा तो ये मानना है। ठीक है, राधे बोलो। जी, मुद्दा बहुत गंभीर है और सवाल बहुत आए हैं, इसलिए जाए हम सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे, नवरंग सिंह जी की बात से अपनी बात को जोड़ते हुए ये कहना चाहेंगे कि जो ये कानून बनते हैं कि फलाना कक्षा पास हो वो चुनाव लड़ पाएगा, कानून ये बने कि वोट डालने का अधिकार ही उसको होगा जो साक्षर होगा। सत्ता में बैठ, पहली बात। दूसरी बात ये कि जो सिस्टम ये बनाया कि वो क्या है, वो क्या नहीं है और किसकी नौकरानी है। हम सिर्फ एक बात पूछना चाहते हैं, हमारे बाबा निरक्षर थे, पिताजी हाई स्कूल इंटर हो पाए, इन परिस्थितियों में कौन नहीं पढ़ पाया? अजीत कठेरिया के पास क्या था? वो एक टेम्पू पे कंडक्टरी किया करते थे। उनकी उस समय शादी हुई, आर्थिक और सामाजिक स्थिति को देखते हुए शादियां होना मुश्किल होती थी, निरक्षर पत्नी मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। अब ये देखना है कि अजीत कठेरिया की संतान पढ़ी लिखी है या नहीं है। मुलायम सिंह जी के पिताजी कितना पढ़े लिखे थे? मुलायम सिंह जी मैट्रिक हो गए, उनका बेटा ऑस्ट्रेलिया में पढ़ के आया है। तो जो गरीबी का दंश झेला है दलितों ने, पिछड़ों ने, शोषितों ने, 2 जून की रोटी नहीं जुटा पाए, पहनने को कपड़े नहीं ले पाए, लोग गुलामी करते रहे जमींदारों की, बड़े बड़े राजघरानों की। हम लोगों को मिलता ही क्या था? खाने को रोटी मिलती थी और पहनने को कपड़ा मिलता था। अगर हमारा बेटा आईएएस हो जाता तो फिर क्या हमारे पिताजी जमींदार साहब क्या पानी भरने जाते? इसलिए कभी आईएएस होने ही नहीं दिया। रामेश्वर सिंह जी के, डॉक्टर सुबोध यादव के ऊपर अप्रत्यक्ष रूप से प्रहार किया गया। रामेश्वर सिंह जी कितना पढ़े लिखे, उनके पिताजी कितना पढ़े लिखे थे। आज परिस्थितियां बदली तो ये देखो कि सुबोध कितना पढ़े लिखे और सुबोध के बच्चे कितना पढ़े लिखे। रही ये बात कि चुनाव कौन लड़ा, कौन जीता, जनता के पास प्रत्याशी होते हैं। ऐसा नहीं है कि उस क्षेत्र में अकेली सगुना देवी थी, अकेली ज्ञान देवी थी,
अकेली सुमनलता थी, अकेली गीता देवी थी। जनता भगवान का स्वरूप होती है और जनता के जनादेश ने उनको अपना नेता चुना। एक अकेली विकल्प नहीं थी, कई प्रत्याशी थे। उन्होंने ये देखा कि ये व्यक्ति हमारा नेतृत्व कर सकता है, उस आधार पर उन्होंने अपना नेता चुना और उनको अपना नेता स्वीकार किया। जनता नेता को स्वीकार करना जनता का काम है। जनता जब अपना नेता स्वीकार कर रही है, फिर किसी स्टूडियो में बैठकर या किसी ऑफिस में बैठकर कोई ये कह दे कि हम उनको स्वीकार नहीं करेंगे। अच्छा, दूसरी बात, कड़ी पार जो घोषित है वो गृह मंत्री बन सकता है। जो इंटर भी नहीं पास है सही सलामत, वो यूनिवर्सिटी का मालिक बन सकता है, मानव संसाधन मंत्रालय चला सकता है। जिसके ऊपर 420 का मुकदमा है वो उप मुख्यमंत्री बन सकता है। जिसके ऊपर बलात्कार का मुकदमा है वो विधायक बन सकता है। तो आप कानून हर जगह लाओ कि जो अर्थशास्त्र में पीएचडी होगा वही वित्त मंत्री बनेगा, जो पुलिस का फिजिकल पास करेगा वही गृह मंत्री बनेगा, जो आर्मी का फिजिकल पास करेगा वही रक्षा मंत्री बनेगा। ये हर जगह नियम लाओ और सबसे पहला नियम तो यही लाओ कि जो निरक्षर होगा उसे मताधिकार प्रयोग करने का अधिकार नहीं होगा। और कोई भी सरकार ये कानून नहीं लाएगी, इसलिए नहीं लाएगी कि जानते हैं हमारी सत्ता खत्म। ये चाहते हैं कि जनता निरक्षर रहे, गैर पढ़े लिखे लोग समाज में मौजूद रहे, तभी हमारी आएंगे, हम इनको चूतिया बना। वकालत जी, नहीं आप नंबर तो आप पाए, लेकिन 2 मिनट हम भी ले लें। नवरंग सिंह जी ने बड़ा अच्छा खाका खींचा। हम लोग उस जमाने में थे जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी, या हम लोग जब पढ़ते थे तब बद्री विशाल कॉलेज, डीएन डिग्री कॉलेज, भारतीय महाविद्यालय, गिनती के डिग्री कॉलेज हुआ करते थे। आज गली गली गांव गांव डिग्री कॉलेज हैं, आईटीआई हैं, पॉलिटेक्निक हैं, संस्थाएं इस तरह की हैं, और कहीं कोई पूरा पीतम नगला शिक्षित है। गांव में अब वो जो निरक्षरता की बात जिस तरीके से परिभाषित की नवरंग सिंह जी ने, हम उससे कतई सहमत नहीं। आप कॉलेजों में जाकर के देखिए कि किस तरह से लोग एडमिशन ले रहे हैं, किस तरह से लोग पढ़ना चाह रहे हैं। ये अलग चीज है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय भी शिक्षा के आगे मसाल जलाए हुए हैं, शिक्षा के आगे पलीता लगाए हुए हैं। वो कहते हैं कि साहब हमारे यहाँ आने की जरूरत नहीं आपको, आप फार्म भर जाइए, उसके बाद में परीक्षा देने आइए। तो ये लोग शिक्षा को दूसरी दिशा में, गलत दिशा में मोड़ अवश्य रहे, लेकिन अब इस बात से कोई सहमत नहीं है कि किसी जाति वर्ग के लोग, किसी विशेष वर्ग के लोग अब शिक्षा के क्षेत्र में जा नहीं रहे हैं, पढ़ने के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। सरकारें इतनी सुविधाएं उपलब्ध करा रही हैं, उसके बाद में भी अगर कोई प्राइमरी स्कूल में नहीं पढ़ने जा रहा है, तरह तरह की है, हर तरह की चीज है, निःशुल्क शिक्षा है, किताबें फ्री है, ड्रेस फ्री है, जूता मोजा फ्री है, हर चीज फ्री है, उसके बाद में अगर कोई पढ़ने ना जाए तो इसमें किसी की कोई कमी नहीं। और उसके बाद में अभियान चलता है, स्कूल चलो अभियान, गांव गांव, घर घर, दरवाजे पर जाकर के मास्टर साहब कुंडी खटखटाते हैं कि भाई आपके यहाँ कोई बच्चा अगर पढ़ने लायक है तो पढ़िए। तो ये प्राइमरी स्कूल से लेकर के डिग्री कॉलेज आप कितनी संख्या में बढ़ गए हैं, आप कल्पना कीजिए। हमारे पास आंकड़े हैं, हम बताएंगे आपको कि कितनी बड़ी संख्या में डिग्री कॉलेज बढ़ गए हैं, कितने। और डिग्री कॉलेज तो दूर, एक आईटीआई हुआ करते थे यहाँ मदारवाड़ी चौराहे पर, अब आईटीआई जो टेक्निकल शिक्षा है उसके कितने अवसर बढ़ गए हैं। गुरमिला राजपूत है, रामकृष्ण राजपूत, इन कितनी संस्थाएं इनके यहाँ चल रही हैं, और हर तरीके से डॉक्टर जितेंद्र सिंह यादव है, हर तरह की शिक्षा इनके यहाँ उपलब्ध है, और हर क्षेत्र में उनके कॉलेज उपलब्ध है। तो अब ये सब चीजें कहने की, भाषण देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो चीजें हैं वो अब शिक्षा जो तय कर चुके हैं कि हमें नहीं पढ़ना है। और हमने 21 लोगों की चर्चा नहीं की, 30 लोगों की जिला पंचायत है, 30 सदस्यीय जिला पंचायत है, उसमें हमने 9 लोग ही छांटे। 21 लोगों में भी महिलाएं हैं, 21 लोगों में भी दलित महिला भी हैं जो जिला पंचायत की अध्यक्ष बन सकती थी। तो राजे साहब के बात समझ कि पब्लिक ने इस चुनाव अध्यक्ष का चयन नहीं किया। ये थोड़े वोटों का चुनाव है और डायरेक्ट चुनाव नहीं है।
हम जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को लेकर के चर्चा आज नहीं कर रहे हैं। हम तो जो आने वाला चुनाव है जिला पंचायत का, जिसको लेकर के ताना बाना बुना जा रहा है, हमने शुरू में ही इस बात को कहा कि जिसको लेकर के ताना बाना बुना जा रहा है उसमें ये पुनरावृत्ति ना हो। हम प्रयास करें, हमारा संदेश जाए और ऐसे लोग निरुत्साहित हों जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं। इसलिए आज की इस डिबेट को रखा गया। विकास जी बनाए आगे बात। तो ठीक था, चर्चा का उद्देश्य निश्चित तौर पर यही था कि ऐसे लोग जो इस समाज में इस तरीके का माहौल व्यक्त करते हैं उनको डिमोरलाइज किया जाए, उनको हतोत्साहित किया जाए। लेकिन मुझे लगता है समाजवादी पार्टी के लोगों को ये पसंद नहीं है। उन्हें ये पसंद है कि उनके साहब राजा साहब, उनके युवराज जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया पढ़ के आए हैं तो वो बढ़िया बात है, लेकिन उनके यहाँ का जिला पंचायत अध्यक्ष अंगूठा छापी होना चाहिए, उनके यहाँ का विधायक अंगूठा छापी होना चाहिए। और उनके यहाँ ये कैसी परंपरा को समर्थन दे रहे हैं। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के जो प्रथम प्रवक्ता थे उन्होंने बड़ी स्पष्ट रूप से और बड़ा अच्छा विषय रखा, निश्चित तौर पर सराहनीय विषय था। लेकिन उसके इतर दो समाजवादी के प्रवक्ताओं ने जिस तरीके का विषय रखा, ये विषय निश्चित तौर पर वह शर्मिंदगी वाला विषय है। मुझे नहीं लगता था, मुझे अपने युवा साथी से ये कतई उम्मीद नहीं थी। वो जिस समाज को बिलोंग करते हैं, बड़े पढ़े लिखे समाज से आते हैं, और उनसे इस तरीके के वक्तव्य की अपेक्षा ना मैं कर सकता हूँ, ना यहाँ इस डिबेट में बैठा कोई भी। नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। उम्मीद है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप इसे लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यही आपसे निवेदन है। धन्यवाद।